हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रेय गांधी एंड वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ स्टॉक पे चर्चा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे टिप्स जो आपको आपके फर्स्ट शेयर सिलेक्ट करने में मदद करेंगे। और साथ ही में एंड में एक सातवां और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टिप होगा, तो जो आपको बहुत ही यूजफुल होगा आपका शेयर सिलेक्शन के प्रोसेस में। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप वो मिस ना करें। साथ ही में आपके लिए दो ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स भी लाया हूँ जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो आपको अच्छे रिटर्न फ्यूचर में दे। बट आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जो है 5 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और 3 फंडामेंटल टॉप 3 फंडामेंटल स्टॉक्स, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही में अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नए वीडियोस को के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। साथ ही में आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलरली स्टॉक अपडेट्स और मार्केट रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो जैसे कि बहुत लोगों ने मेरा अगर फर्स्ट वीडियो देखा है जहाँ पे मैंने 5 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले थे, तो उससे काफी लोग मोटिवेट हुए होंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और मैंने वहां पे बताया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों अच्छा होता है। काफी लोग मोटिवेट हुए होंगे और मुझे एक दो कॉल्स भी आए हैं, तो बोल रहे थे कि हाँ भाई, मुझे अब इन्वेस्ट करना है मार्केट में। तो बट कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि मोटिवेट तो हो गए, बट अब हम उसको ये कैसे करें, हम सिलेक्ट कैसे करें कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से इतने सारे स्टॉक में से कौन से स्टॉक अच्छे हैं कौन से नहीं। तो मैं इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फिर वो बिगनर्स हो या जिन्होंने जो पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने कर रहे हैं, बट ये 6 चीजें हमेशा होनी चाहिए। अगर ये 6 फिल्टर्स आप में नहीं है आपके स्टॉक में, तो फिर आपको ये स्टॉक वो स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। अभी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड से मेरा क्या मतलब है कि हम हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज में आता है, न्यूज़पेपर में, कि आरबीआई ने इस बैंक को लगाई फटकार, सेबी ने इस कंपनी के ऊपर लगाई पेनल्टी। तो हमें कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। क्या क्या आपने कभी देखा कि एशियन पेंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आया, या कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर ऐसे कोई प्रॉब्लम आया? वो ये कंपनी बहुत अच्छी है और ये हमेशा अपना ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा क्लीन रखती है। उनके ऊपर कोई प्रॉपर्ली वो बिजनेस गवर्न करते हैं प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ, तो उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो आप जब अपनी कंपनी सिलेक्ट करें तो हमेशा ये चेक कर ले पहले कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो ये आप चेक कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है दोस्तों। सिंपली आपको गूगल पे जाना है और आपकी कंपनी का नाम डालना है और उसके आगे लिख देना है स्कैम या फ्रॉड। अगर आप वो लिखते हैं तो आपको पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कंपनी की कि उन्होंने कोई स्कैम या फ्रॉड किया हुआ है कि नहीं। और याद रखिए दोस्तों, अगर एक स्कैम या एक फ्रॉड आपको मिला है, तो इसका मतलब ये है कि 2 या 3 फ्रॉड ऐसे होंगे जो अभी तक बाहर नहीं आए। तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमेशा दूर रहना है। हम इस कंपनी ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये तो जो पहले पॉइंट में हमने बात की है वो है कंपनी के बारे में। अब इंपॉर्टेंट हो गया है कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड। मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाते हैं, जो प्रमोटर्स है, जो डायरेक्टर्स है, जो कंपनी को चलाते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की बागडोर उनके हाथ में है, वो चला रहे हैं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो मैनेजमेंट है या आपके जो प्रमोटर्स है जो अपनी कंपनी को चला रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन हो, उनके ऊपर कोई केस या लिटिगेशन वगैरह ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ताकि और साथ में आपको ये भी देखना है कि प्रमोटर जो आपकी कंपनी के है, ठीक है, उन्होंने उनके शेयर होल्डिंग कितनी है कंपनी में, उन्होंने कंपनी में कितने शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं। माना जाता है कि अगर प्रमोटर ने 50% के ऊपर स्टेक इन्होंने होल्ड किया तो वो कंपनी अच्छी है, क्योंकि ये दर्शाता है कि प्रमोटर की कंपनी में ये प्रमोटर का कंपनी में इंटरेस्ट है और वो इस कंपनी को आगे लेके जाने में इंटरेस्ट है। अगर प्रमोटर ने अपना स्टेक
ज्यादा रखा है कंपनी में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर का स्टेक आप चेक कीजिए। साथ में आप ये भी चेक कीजिए कि प्रमोटर के जो शेयर्स है कहीं वो प्लेस तो नहीं है, कहीं वो गिरवी तो नहीं है प्रमोटर के शेयर्स। और अगर वो गिरवी भी है तो किस कारण से गिरवी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना शेयर्स अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से गिरवी रखा हो। तो ये सारी बातें आपको चेक करनी चाहिए। ये आपको बीएससी की साइट पे आपको मिल जाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप चेक कर सकते हैं कि प्रमोटर ने कितना स्टेक हेल्प किया है, क्या उनके स्टेक प्लेस्ड है कि नहीं। प्रमोटर का गूगल आप करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है फ्रॉड लिटिगेशन का। तो आपको हमेशा अच्छे कंपनी के प्रमोटर्स के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे क्योंकि आपको इससे सेफ होता है कि ये प्रमोटर आपका पैसा लेके कहीं भाग नहीं जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि रतन टाटा आपका पैसा लेके कहीं भागेंगे? क्या मुकेश अंबानी आपका पैसा लेके भागेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे जिनके प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो अच्छे क्वालिफाइड प्रमोटर्स है, जिन्होंने और काफी एक्सपीरियंस प्रमोटर है। तो ये सब चीजें आपको इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी में देखनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है लो डेट, कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है। देखिए अभी इसमें ऐसा है कि मार्जिन जो आप कमाते हैं वो मार्जिन तो सेल्स के ऊपर कोई भी कमा सकता है। जैसे आपका 100 रुपए का सेल्स हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर 20% आप कमा रहे हैं, तो अच्छा आप कमा रहे हैं, तो मार्जिन तो आप अच्छा कमा रहे हैं। बट साथ में ये देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कि इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो दो कंपनी है, जो ए और बी, ठीक है, एक के ऊपर जो एक कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, और बी कंपनी है जिसके ऊपर काफी कुछ डेट है। तो भले दोनों कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही हो, बट बिकॉज कंपनी बी के ऊपर बहुत सारा डेट है, तो उसको एक रिस्क हो जाता है कि वो टाइमली डेट रिपे कर पाएगी कि नहीं, वो इंटरेस्ट पे कर पाएगी कि नहीं। तो ये सब एक रिस्क सा हो जाता है। तो ऑलवेज बेटर है कि आप ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें जिनके ऊपर डेट बहुत कम है या लो डेट हो, ठीक है, ताकि कंपनी बैंकरप्ट होने या कंपनी की दिवालिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और साथ ही में आपको हमेशा ये सब रेशियोज होते हैं जो आपको इजीली मनी कंट्रोल या screen.com पे मिल जाएंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो और डेट टू एबिटा रेशियो। एबिटा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसका रेशियो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कंपनी का बहुत डेट बहुत ज्यादा है और कंपनी उतना प्रॉफिट कमा ही नहीं रही है और कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा हो गया कि वो पे ना कर सके। साथ ही में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी एक होता है जो आपको देखना चाहिए कि कंपनी अपना इंटरेस्ट टाइमली पे कर पाएगी कि नहीं। तो हो सके उतना कम डेट या लो डेट वाली कंपनी पे में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि देखो आपके शेयर्स जो है आप में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है उसी तक जब तक आपने जितना शेयर्स अमाउंट के शेयर्स लिए है। बट ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो आपको आपको आपके घर बार बेच के कंपनी के पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। पर होता ये है कि अगर कंपनी के पास बहुत डेट है और सामने उतने असेट्स नहीं है, तो क्या होता है कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पर शेयर मतलब कि एक आपके जो शेयर है, आप मान लो कि कंपनी की बुक वैल्यू 100 है, ठीक है, और तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक शेयर के ऊपर कंपनी के पास 100 रुपए के असेट्स है। तो अगर कंपनी की डेट बहुत ज्यादा है तो कंपनी को अपने असेट्स बेचने पड़ेंगे अपनी डेट पूरी करने के लिए। तो इससे होगा कि आपकी बुक वैल्यू जो शेयर होल्डर की बुक वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो उससे आपके शेयर प्राइस भी कभी ऊपर नहीं आएंगे। तो ऑलवेज बेटर कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे डेट बहुत कम हो या कम से कम जीरो डेट हो, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी अच्छा कंपनी कमाएगी और स्टेबिलिटी रहेगी कंपनी में। आ जाता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो है सेल्स एबिटा एंड प्रॉफिट बोथ शुड इंक्रीज। देखिए सेल्स एबिटा और प्रॉफिट ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये देखना है कि हिस्टोरिकली कंपनी क्या अपना सेल्स एबिटा और प्रॉफिट हिस्टोरिकली अच्छे से ग्रो कर रही है कि नहीं। इसे हम समझते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए ये तीनों का ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि एक ग्रो किया तो चलेगा, तीनों का ग्रोथ होना साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चलो फर्स्ट इंस्टेंस लेते हैं, ये कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है बट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि सेल्स तो कंपनी इंक्रीज कर पाएगी
आप लॉस में बेच के भी सेल्स तो इंक्रीज कर पाओ, बट साथ में प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है कि भाई कंपनी अच्छा मार्जिन नहीं कमा रही है। इससे आप अगर आप अच्छी कंपनी का एग्जांपल ले तो एस्कॉर्ट्स है या पेज इंडस्ट्रीज है, इन्होंने कभी अपने मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हमेशा सेल्स और प्रॉफिट दोनों कमाया। तो वो कंपनी को तो वो कंपनी शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे पाई। बट इसलिए सेल्स का ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आप दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि कंपनी का सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है बट प्रॉफिट बहुत इंक्रीज हो रहा है। ये भी बहुत रिस्क की बात है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट तो इंक्रीज कर रही है, शायद उसको दूसरे कहीं से अच्छी इनकम आ रही है तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बट उसका सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये सिग्निफाई कर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ये वो सिग्निफाई करता है कि उसका कंपनी प्रोडक्ट से डिमांड नहीं है, तो इसीलिए शायद सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। या क्या ऐसी चीज है जो सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि सेल्स, एबिटा और प्रॉफिट। एबिटा वो है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है कंपनी का, तो वो कैसे ग्रो हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एबिटा हम जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इससे ही ये मालूम पड़ता है कि कंपनी अपने मेन ऑपरेशन से कितना पैसा कमा रही है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि एबिटा भी ओवर द इयर्स ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहीं कहीं अगर सेल्स ग्रो हो रहा है बट कंपनी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगते हैं वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एबिटा ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो कंपनी को सेल्स के साथ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रख के अपना एबिटा भी बढ़ाना चाहिए और बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर भी ध्यान रखना कि वो भी बढ़ता रहे। तो ये तीनों चीजों को आपको हिस्टोरिकली देखना है कि कंपनी हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस कैसा कर रही है और आगे भी ये कंपनी सेल्स, एबिटा, प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली कर पाएगी कि नहीं। क्या कंपनी के पास ऐसे फ्यूचर प्लान्स है, क्या ऐसे इनोवेटिव वेज है जो वो कॉम्पिटिटर से आगे बढ़कर अपना सेल्स, एबिटा और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे से कर पाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरओसीई और आरओई। आरओसीई होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हमेशा आपने देखा होगा कि जब मैं अपने शॉप्स पे डिस्कस करता हूँ तो ये हमेशा रेशियो डिस्कस करता हूँ। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि एक एक करके लेते हैं। पहले लेते हैं आरओसीई और आरओसीई। आरओसीई मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे इस रेशियो से हमें ये मालूम पड़ता है कि कंपनी के पास जितना पैसा है, कैपिटल है, ठीक है, उसको वो एम्प्लॉय कैसे कर रही है बिजनेस में और उससे वो कितना रिटर्न कमा रही है। देखिए मार्जिन तो जैसे नेट प्रॉफिट कमाना या नेट प्रॉफिट मार्जिन कमाना या सेल्स का मार्जिन कमाना वो बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने 100 रुपए की सेल्स की, उसके ऊपर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आप बोलोगे मेरा 20% का मार्जिन है, ठीक है। ऊपर उसमें सिर्फ आपको इतना मालूम पड़ेगा कि इतने सेल्स पे मैंने इतना कमाया, बट सेल्स करने के लिए काफी हद तक फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, दूसरी कॉस्ट भी होती है, तो ये सारा उसमें कवर नहीं होता। सिर्फ मार्जिन, अगर आप सिर्फ मार्जिन देखोगे तो इसके लिए ये एक रेशो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको बताता है कि आपका पूरा कैपिटल जो अपने कंपनी के पास है वो एम्प्लॉय कंपनी कैसे कर रही है और उसके ऊपर कंपनी कितना कितना रिटर्न कमा रही है। तो इसमें हम सारे फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करते हैं। जैसे कि मान लो कि भाई आपके पास कोई फैक्ट्री है तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उसके लैंड का कॉस्ट, फिर उसका गवर्नमेंट के रेगुलेटरी लाइसेंस लेने के लिए जो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, वो सब भी तो आपकी कॉस्ट है। तो उस सारा कॉस्ट मिला के आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है आरओसी जो आपको देखना चाहिए कि कंपनी का आरओसी ओवर द इयर्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कहते हैं कि 15% के ऊपर अगर आरओसी किसी कंपनी का हो 15% के ऊपर तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। ये इंडस्ट्री बेंचमार्क है कि 15% के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी देखना चाहिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है उस उनका आरओसी कैसा है, वो कैसे आरओसी ओवर द इयर्स ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न कमा के दे रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशो हो जाता है, तो आपको चेक करना चाहिए। आरओसी और आरओई हमेशा आपको देखना चाहिए कि कंपनी ने कैसे ओवर द इयर्स अच्छा ग्रोथ किया है और ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या उसकी जो प्रोडक्ट्स वो कंपनी बना रही है, क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है, क्या कस्टमर्स एक एक रिव्यू आपको जरूर लेना चाहिए कि क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है, क्या कंपनी कस्टमर्स को उसके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल आज हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो हर कोई पसंद करता है। कोलगेट पामोलिव लिमिटेड है, तो उसके प्रोडक्ट्स हर कोई पसंद करता है। आज कोलगेट है, आप उसका मार्केट शेयर कितना ज्यादा है, ज्यादा करके लोग कोलगेट यूज करते हैं, ज्यादा करके लोग एचयूएल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो आपको ये रिव्यू जरूर लेना चाहिए कि भाई आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे कि नहीं। इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आगे भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए उसके प्रोडक्ट आप खुद यूज कर रहे हो, ताकि आप खुद एक कस्टमर बन के उसको रिव्यू कर सके और आपको पता लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, रियली क्वालिटी में अच्छा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आपको आपको देखना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं। तो चलिए दोस्तों अभी अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला था कि मैं बात करूंगा एक स्पेशल टिप की। जो सेवेंथ टिप है, जो स्पेशल टिप की मैं बात करूंगा उसकी हम बात कर लेते हैं। जो सेवेंथ और सबसे स्पेशल टिप है वो है थिंक लाइक एन एंजल इन्वेस्टर। थिंक लाइक एन एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? मतलब एंजल इन्वेस्टर मतलब आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 5,000 करोड़ रुपए है, ठीक है, और आपको वो इन्वेस्ट करना है। और शर्त ये है कि आपको सिर्फ एक ही कंपनी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे? तो आपके पास 5,000, तो आप क्या करोगे कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको मान लो 5,000 करोड़ में आप फिल्टर लगाएंगे मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के। ये कंपनीज है जो 5,000 करोड़ के मार्केट कैप में आती है, ठीक है। तो अब इसमें आप मान लो कि ए फॉर एग्जांपल ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ है, आपके पास 5,000 करोड़ है, आपको दोनों में से एक कंपनी लेनी है। तो आप कैसे लगोगे? आप बोलोगे ओके चलो ठीक है, कंपनी ए है जो मुझे हर साल 250 करोड़ प्रॉफिट कमा के देती है, कंपनी बी है जो हर साल आपको 130 करोड़ रुपए कमा के देती है। तो आपके पास 5,000 करोड़ है, आपको तो दोनों कंपनी के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने हैं, ठीक है। तो आप इमीडिएटली सोचोगे अच्छा, अरे वाह, तो फिर मैं कंपनी ए में सिलेक्ट करता हूँ ना, क्योंकि मेरे 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर साल मुझे कंपनी ए 250 करोड़ प्रॉफिट कमा के दे रही है, जबकि जबकि कंपनी बी सिर्फ मुझे 130 करोड़ प्रॉफिट कमा के दे रही है। तो बेटर है कि मैं कंपनी ए में इन्वेस्ट करूँ। तो ये क्राइटेरिया हो जाता है, एक फिल्टर हो जाता है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि अगर मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये सिर्फ ये इकलौता क्राइटेरिया नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स और देखने पड़ते हैं कि आपकी कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है और उसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, कौन सा कंपनी ज्यादा अच्छा ग्रो करेगी फ्यूचर में। ये सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। बट अगर आप थोड़ा कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप ऐसे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप screener.in पे जाएंगे, तो आप वहां पे फिल्टर लगा सकते हैं कि कंपनीज विद इन द मार्केट कैप ऑफ 950 करोड़ टू 1,000 करोड़ और 900 करोड़ टू 1,400 करोड़। तो उसमें इंडिया में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उस मार्केट कैप के रेंज में वो आ जाएंगी, ताकि और फिर आप फिल्टर लगा के उसके जो है कि सेल्स ग्रोथ कैसा है या एबिटा प्रॉफिट कैसा है, वो आप फिल्टर लगा के उसमें और फिल्टर्स ऐड करके आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये थे जो टॉप 7 टिप्स जो मेन होते हैं, जो आपको जरूर देखने चाहिए किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले। तो ये जो 7 स्टेप है ये बेसिक फिल्टर है, और भी काफी चीजें डेप्थ में आपको देखनी चाहिए, रेशियोज वगैरह। बट ये 7 जो टिप्स है ये एक बेसिक फिल्टर है, जो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि अगर ये 7 चीजें या जो मैंने डिस्कस की अगर वो नहीं है कंपनी में, तो आप कंपनी को ऑन द स्पॉट ही रिजेक्ट कर सकते हैं, फिर उसमें आगे फर्दर डेप्थ स्टडी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो था कि 6 टिप्स और विद बोनस टिप जो आपको अच्छा शेयर सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला था, मैं 2 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा आज, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो आज का जो दो दो स्टॉक है जो मैंने सिलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, वो है एक है कावेरी लिमिटेड है,
और एक है आईटीसी लिमिटेड। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन अभी शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है कावेरी सीड्स लिमिटेड। कावेरी सीड्स लिमिटेड आपको पता है कि वो हाइब्रिड मार्केटिंग सीड्स में का बिजनेस करती है, जो 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 कॉटन, पैडी, सनफ्लावर, मस्टर्ड, पल्सेस, बाजरा, ये सब के जो सीड्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स वो बनाती है और वो फार्मर्स को देती है ताकि अच्छा क्रॉप हो। और साथ ही में वो फूड वेजिटेबल्स के भी सीड्स बनाती है, लाइक टोमेटो, ओकरा, चिलीज, वाटरमेलन, ब्रिंजल, ये सब के जो सीड्स है वो भी वो बनाती है। और कॉर्न, पैडी, कॉटन, सनफ्लावर, ये सब के भी वो सीड्स का बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम शायद अभी रिसेंट Q4 के जो रिजल्ट आए हैं कंपनी के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 16.1% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 51.9 करोड़ का उसका रेवेन्यू रहा। कंपनी थोड़ा बहुत, कंपनी को कोविड के वजह से इम्पैक्ट हुआ, पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, तो कंपनी को ज्यादा उसके रिगार्डिंग ज्यादा कोविड के कारण प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है FY21 के लिए, वो है 15 to 20% ओवरऑल ग्रोथ की गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने, क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है कि इस बार मानसून जो बारिश आएगी वो अच्छी आएगी। और जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं इस 20 लाख करोड़ पैकेज में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो भी काफी बेनिफिशियल होंगे कंपनी को। तो मैनेजमेंट ने ये फैक्टर्स देखकर 15 to 20% की गाइडेंस दी है कि सेल्स ग्रोथ 15 to 20% से 2021 में बढ़ेगा। और अभी हम देख लेते हैं FY20 में जो कॉटन के वॉल्यूम ग्रोथ रहे, वो रहे 17% ईयर ऑन ईयर से कॉटन का वॉल्यूम ग्रोथ रहा। अराउंड 7.2 करोड़ से उसका वॉल्यूम ग्रोथ रहा कॉटन का। और रेवेन्यू जो कॉटन का बढ़ा, वो बढ़ा 12.6% से ईयर ऑन ईयर, ₹45 करोड़, अराउंड 45 करोड़, एज कम्पेयर टू 39 करोड़ जो FY19 में था। मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है FY21 में, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कॉटन का जो ग्रोथ रहेगा वो सेम FY20 में जिस तरह से रहा उसी तरह से FY21 में भी रहेगा। और मैनेजमेंट ने जो कॉटन में ग्रोथ का एस्टिमेट किया है वो है 10 to 15%। और कंपनी ने अपना मार्केट शेयर भी काफी हद तक बढ़ाया है, तो वो मार्केट शेयर गेन के कारण भी कंपनी को फायदा होगा। साथ ही में जो कॉटन जो क्रॉप होता है वो 6 महीने में एक बार होता है, तो ताकि उसका इम्पैक्ट जो जो पैंडेमिक और लॉकडाउन हुआ है उसका उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो 6 महीने में एक बार होता है। और जैसे मैंने बताया कि वो एसेंशियल कैटेगरी में आता है, तो उससे उसका बिजनेस को ज्यादा ऐसे भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। साथ ही में जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने 15 लाख एकड़ एडिशनल कॉटन की जो लैंड होती है, वो 15 लाख करोड़ 15 लाख एकड़ तक बढ़ाई है, ताकि ताकि और प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। दूसरा जो उसका प्रोडक्ट है मेज। मेज जो कंपनी बनाती है, मेज के सीड्स बनाती है, जो उसका भी लैंड एकड़ इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने 5% से ईयर ऑन ईयर इन FY20। FY20 में 5% से इंक्रीज हुआ था मेज एकड़ का, बट जो उसका वॉल्यूम ग्रोथ रहा वो काफी म्यूटेड रहा मेज में। और उसका सेल्स वॉल्यूम, फिर भी उसका सेल्स जो है वॉल्यूम म्यूटेड होने के बावजूद जो उसका सेल्स है वो 10% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है। और बिकॉज ऑफ प्रॉपर गुड प्रोडक्ट मिक्स एंड मार्केट शेयर, कंपनी ने मार्केट शेयर बढ़ाया मेज के सेगमेंट में भी, मेज सीड्स के सेगमेंट में, और अच्छा प्रोडक्ट मिक्स रखा, जिसके कारण वॉल्यूम डिग्रोथ होने के बावजूद मेज सेगमेंट में सेल्स 10% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। अभी जो नॉन कॉटन सेगमेंट है वो कंपनी का 50% ऑफ द सेल्स जो है वो नॉन कॉटन सेगमेंट से आता है। और यही जो सेगमेंट है जो कंपनी को 30 to 35% का मार्जिन देते हैं, जबकि कॉटन जो है, कॉटन सेगमेंट जो है वो 15 to 20% का मार्जिन कंपनी को देता है। बट जो नॉन कॉटन सेगमेंट है
वो 30 to 35% का मार्जिन देता है। और ये जो अपने नॉन कॉटन सेगमेंट है वो 50% ऑफ द रेवेन्यू कवर करता है। तो मैनेजमेंट ने जो नॉन कॉटन सेगमेंट उसके लिए जो गाइडेंस दी है वो बोला है कि वो 20 to 25% से ग्रो होगा FY21 में। अब हिस्टोरिकली अगर हम बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस हमेशा इम्प्रूव किया है। जैसे कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था लास्ट 5 इयर्स में वो नेगेटिव -4% पे था। फिर जो लास्ट 3 इयर्स में उन्होंने अपना सेल्स ग्रोथ इंक्रीज करके पॉजिटिव 2.8% पे लाए। और अब जो लास्ट ट्रेडिंग 12 मंथ्स मतलब लास्ट एक साल में कंपनी ने सेल्स ग्रोथ अपना 14.4% से ग्रो किया है। तो इससे ये पता लगता है कि कंपनी ग्रेजुअली अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करती जा रही है। साथ ही में अपना प्रॉफिट्स भी वैसे ही जो सिमिलर लाइंस पे लास्ट 5 इयर्स में 1.5% था। लास्ट 3 इयर्स में ग्रोथ रेट प्रॉफिट का 8.9% था और लास्ट टीटीएम में 19.1% था। कंपनी के पास अच्छे हेल्दी रिटर्न रेशियोज है। जो आरओई और आरओसी में हमेशा बात करता हूँ जो 15% के ऊपर होने चाहिए। कंपनी कंसिस्टेंटली आरओई और आरओसी 21.5 और 22.8% है। कंपनी का आरओई है 21.5% और आरओसी है 22.8%। कंपनी जैसे मैंने हमेशा बोला कि डेट फ्री कंपनी है, तो इंटरेस्ट बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं है, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है कंपनी के लिए। तो जो फैक्टर्स जो ड्राइव करेंगे फ्यूचर कंपनी ग्रोथ को, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, ऋतु बंधु स्कीम है जो गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, साथ में कंपनी ने अपना मार्केट शेयर इंप्रूव किया है, साथ में अच्छे रेगुलर गुड मानसून की भी एंटिसिपेशन है कि मानसून इस बार अच्छे होंगे। साथ में अभी खरीफ सीजन भी आने वाला है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है और साथ में जो मैनेजमेंट ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है कंपनी में और ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस दी है फ्यूचर ग्रोथ की, ये सब फैक्टर्स को देखते हुए कंपनी का ग्रोथ मुझे काफी अच्छा लगता है। और मैं जो कंपनी को वैल्यू कर रहा हूँ, वो कंपनी को मैं 15.5 पी मल्टीपल वैल्यू कर रहा हूँ एज टू इट्स FY22 एस्टिमेटेड ईपीएस को मैं वैल्यू करके उसका जो मैं टारगेट प्राइस अचीव कर रहा हूँ वो है 609। अभी करंट मार्केट प्राइस कुछ 523 पे है, तो टारगेट प्राइस जो मैं दे रहा हूँ वो है 609 फॉर द पीरियड ऑफ 12 to 18 मंथ्स, जो आपको 16.4% का रिटर्न देंगे 12 से 18 महीने में। ये एक अच्छा स्टॉक है जो आपको इन्वेस्ट अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो उसका फ्यूचर ग्रोथ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने जो डिस्कशन के लिए लिया है वो है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड जैसे आपको पता है वो एफएमसीजी सेगमेंट सिगरेट्स और होटल बिजनेस में है। एफएमसीजी सेगमेंट होटल और एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आईटीसी लिमिटेड। अभी आईटीसी लिमिटेड मैंने इसलिए चुना है क्योंकि सबसे पहले बात तो ये बहुत अच्छा वैल्यू बाइंग हो गया है, क्योंकि स्टॉक काफी गिर चुका है, तो अच्छा वैल्यू बाइंग है ये इस कंपनी में। आईटीसी लिमिटेड का जो है रिसेंटली उन्होंने ना सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड को 100% स्टेक एक्वायर किया है, जो कि बेसिक सनराइज फूड इंडस्ट्री जो है वो बेसिक ब्लेंड एंड स्पाइसेस और मस्टर्ड ऑयल इसके बिजनेस में है, जो इसका ब्रांड नेम सनराइज से फेमस है। कंपनी जो सनराइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो ज्यादा करके ईस्टर्न इंडिया और रीजन में ऑपरेट करती है। उसकी फैक्ट्रीज आगरा, बीकानेर, जयपुर, कोलकाता में है। आईटीसी भी जो है उनका भी बिजनेस स्पाइसेस में है। वो आशीर्वाद ब्रांड के अंडर अपने स्पाइसेस लॉन्च करती है, और वो एक लीडर है तेलंगाना एरिया में और आंध्र प्रदेश के मार्केट में। तो ये जो अभी एक्विजिशन किया है, इससे ये कंपनी जो आईटीसी को है, आईटीसी को अपना पेनिट्रेशन ईस्टर्न रीजन में बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो और आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी वाइड करेगी। तो जो एक्विजिशन जो आईटीसी ने किया है, जो आईटीसी की जो स्ट्रेटेजी है कि उनको अपना एफएमसीजी बिजनेस फिलहाल जो 1 लाख करोड़ के आसपास है एज पर FY19, वो उनको 12,500 करोड़ के सॉरी आई एम सॉरी उनको 12,500 करोड़ के आसपास उनका अभी जो
एफएमसीजी का बिजनेस है, वो उनको 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है 2030 तक, वो उनका गोल है। तो उनका ये गोल पूरा करने के लिए उन्होंने ये एक्विजिशन किया हुआ है, जो इससे कंपनी को काफी बेनिफिट होगा अपनी रीच बढ़ाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने के लिए, और बड़ा मार्केट कंपनी को मिलेगा ये एक्विजिशन से। और प्रोडक्ट में भी काफी डाइवर्सिफिकेशन आएगा, नए प्रोडक्ट जो सनराइज के प्रोडक्ट्स हैं वो भी अब मिक्स हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी कर पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पल्सर स्पाइसेस का जो मार्केट है ना, वो काफी अनरेगुलेटेड मार्केट है, अनब्रांडेड और सेमी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स काफी बिकते हैं इस कैटेगरी में। तो अब जैसे कोरोना वायरस के कारण जो कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट करेंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ, अब वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेंगे नहीं, तो उनको भी रिस्क रहेगा। तो ये जो शिफ्ट होगा कंज्यूमर डिमांड का टू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये भी कंपनी को काफी हेल्प करेगा अपने सेल्स ग्रोथ को फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। अब दूसरा जो चीज है जो कंपनी कर रही है, तो कंपनी का मुझे लगता है कि H1 FY21 में सेल्स काफी थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। उनका होटल बिजनेस में तो काफी इम्पैक्ट रहेगा, बट होटल बिजनेस का उनका जो इतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं है टोटल रेवेन्यू में, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एफएमसीजी बिजनेस और जो सिगरेट बिजनेस थोड़ा H1 FY21 में राइज थोड़ा इम्पैक्ट होगा उसको। बट जो फ्यूचर पॉजिटिव्स डिस्पाइट ऑफ सम इम्पैक्ट H1 FY20 जो फ्यूचर पॉजिटिव ट्रिगर मुझे जो लगते हैं वो ये है कि जो स्पेशली सिगरेट कैटेगरी में मैं बात करूं, तो अभी जैसे लॉकडाउन अगर खत्म भी होगा, तो जो स्मगल सिगरेट्स, जो मतलब अनब्रांडेड सिगरेट्स जो इंडिया में आती थी, वो लॉकडाउन के बाद भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। तो ये जो कंपनी है जो ब्रांडेड सिगरेट बेचती है, उनको उससे फायदा होगा। और रिसेंटली कंपनी ने अपनी सिगरेट प्राइस जो हाइक भी की है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी, तो कंपनी ने सिगरेट प्राइसेस हाइक किए, तो उनको बेटर मार्जिन मिलने की एंटिसिपेशन है उससे। और कंपनी जानती है कि काफी कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं ये सिगरेट के बिजनेस में, इसके लिए कंपनी ने कॉन्स्टेंटली अपना जो शेयर है वो नॉन सिगरेट सेगमेंट जो है एफएमसीजी कैटेगरी में दो पार्ट आता है, सिगरेट और नॉन सिगरेट सेगमेंट। तो नॉन सिगरेट सेगमेंट जो है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट बेचती है, जैसे सनफिश के प्रोडक्ट अच्छे मैगी नूडल्स आते हैं, डार्क फैंटी बिस्किट्स वगैरह है, जो सनफिश का जो आईटीसी ब्रांड कहता है, तो उनको वहाँ पे अपने मार्केट शेयर इंक्रीज करने की कंपनी ने कॉन्स्टेंटली कोशिश की है। और कंपनी ने अपना मार्केट शेयर वहाँ पे वहाँ से 35% से लेके 54% तक इंक्रीज किया है नॉन सिगरेट सेगमेंट में इन लास्ट 10 ईयर्स। तो ये सारे जो एफर्ट्स कंपनी ले रही है, उससे रिसेंट एक्विजिशन जो कंपनी ने सनराइज फूड का किया है, तो और एफएमसीजी सेगमेंट जैसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है कोविड से, ये सारे फैक्टर्स है जो कंपनी को रेवेन्यू अपना सेल्स ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। साथ ही में क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, आपको पता है रिसेंटली भी क्रूड ऑयल प्राइस काफी गिरे हैं। तो ये तो उससे कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो काफी कम होगी, तो कंपनी के मार्जिन जैसे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन जो मैं कहता हूँ, वो फ्यूचर में इंक्रीज होंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स है जो कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स को फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखें तो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन करती है, मतलब कंपनी अपने जो प्रॉफिट होते हैं उसमें से अराउंड 55% ऑफ द प्रॉफिट वो डिविडेंड में डिक्लेयर कर देती है, ताकि इससे ये साबित होता है कि कंपनी अच्छी हेल्दी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जो कंपनी जो शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड कम भी देती है। साथ ही में हेल्दी रिटर्न रेशियोज भी मेंटेन करती है, जिससे आरओसी अराउंड 34% है और आरओई अराउंड 22.6% कंपनी का आरओसी और आरओई है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी इस कंपनी ने 7.2% है और 10.5% है इन लास्ट 3 इयर्स जो कंपनी ने ग्रो किया है। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और कंपनी की जो ब्रांड है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू है, ये सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए मैंने सम ऑफ द पार्ट्स एसओटीपी वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी की जो टारगेट प्राइस निकाली है वो है 240 रुपीज, जो आपको 24% का रिटर्न दे सकती है फॉर द पीरियड ऑफ 12 to 18 मंथ्स। तो दोस्तों ये थे वो दो स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जरूर आपको आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए आपको अच्छे रिटर्न्स के लिए।
तो अगर अभी तक अपने अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आपने टेलीग्राम पे देखा है तो आपने मेरे ट्रैकर को भी देखा होगा। एक बार एक नजर हम मेरे ट्रैकर पे देख लेते हैं। तो जैसे आप मेरा ये ट्रैकर देख रहे हैं, सीजी स्टॉक्स जो अब तक मैंने टोटल अभी तक 15 स्टॉक्स रिकमेंड किए हुए हैं। और अभी जो मैंने रिसेंटली अभी जो आपको 2 स्टॉक डिस्कस किए वो भी मैंने उसमें ऐड किए हुए, जो मैंने रिसेंटली ऐड किए। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न रिटर्न मिला है। इनफैक्ट अभी जो रिसेंट मार्केट में थोड़ा बहुत कल कल जो करेक्शन आया था उससे भी वो जो स्टॉक्स हमारे मेरे जो रिकमेंडेड स्टॉक्स है वो काफी गिरे नहीं है। और ब्रिटानिया ने का तो टारगेट अचीव हो चुका है 3 जून को ही। साथ ही में महानगर गैस और अवंती फीड्स ने 20% और 70% का रिटर्न अब तक स्टॉक्स दे चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छा रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो ने दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको मेरे शॉप रिकमेंडेशंस वगैरह भी अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो ये था सर दोस्तों आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कोई भी आपको क्वेरी हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो नंबर मेरा दिया हुआ है व्हाट्सएप पे। आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। आपको मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपको जरूर आपको हेल्प करूंगा। और ये जो मैंने 60 टिप्स बताई है इसके ऊपर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस 60 टिप के अकॉर्डिंग आपने कौन सा स्टॉक सिलेक्ट किया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि फिर उसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो मैं आप डिटेल एनालिसिस आपको मैं उस स्टॉक का करके बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों। This is Shri Gandhi signing off. Thank you so much.